बहुत इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट जो विषय है उसके ऊपर हम आज सुबह से डिस्कस कर रहे हैं। जो एक लेमैन की तरह मेरा मानना है, क्योंकि 370 अभी तक लागू है, जे पढ़े लिखे लोगों के कारण नहीं, उन लोगों के सेंटिमेंट्स के कारण है जो शायद 370 का ना तो इम्पोर्टेंस जानते हैं ना इम्प्लीकेशन जानते हैं। सिर्फ वो पॉलिटिकली या अदरवाइज उनको मोटिवेट किया जाता है कि आपका पता नहीं कौन सा राइट जो है वो ले लेने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इस विषय को छेड़ूं, मुझे वियतनाम में एक बार एक किसी सेमिनार में ऐसे ही एक सेशन को चेयर करने का मौका मिला। तो मेरे पास वियतनाम के मिनिस्टर वो भी साथ बैठे हुए थे, डिस्कशन हो रही थी। एक ही इशू के ऊपर उनके 7 लॉज थे, 7 कानून थे। तो मैंने उनको पूछा कि 7 कानून, छोटा सा वियतनाम, आप कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं? तो जो मुझे उन्होंने इंटरेस्टिंग बात बताई, वो कहते जी देखिए कि हम जो भी कानून बनाते हैं वो 1 साल के लिए बनता है। 1 साल के बाद गवर्नमेंट एनालिसिस करती है कि क्या लोगों ने इस कानून को माना, फर्स्ट। सेकंड, क्या गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट कर पाई? अगर दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो हम 1 साल बाद कानून विड्रॉ कर देते हैं। यहां पर कानून बनाने की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसके रिएक्शन और एक्शन, उसको एनालिसिस करने का शायद कभी किसी के पास समय नहीं है। 370 जो एक सेक्शन है, मैं समझता हूं कि ऐसा एक जो भूत है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कि इसकी गार्ड के अंडर इसके 370 वर्ड यूज करने के कारण जम्मू कश्मीर का जो इशू है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। किसी को बात समझ आए ना आए, वो एक बात कहता है 370 लागू है इसलिए हम वहां कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी इंप्लीकेशन है। अगर दिलीप जी की बात माने और बनर्जी की बात माने, उनकी डिस्कशन के बाद तो ऐसा लगा, माने जस्टिस आंध्र प्रदेश से आए, उनकी बात माने, उस समय की जो डिस्कशन हुई है, तो मैं ये कहता हूं कि आज से हमें ये कहना चाहिए कि 370 खत्म हो चुका है जब से जम्मू कश्मीर असेंबली ने अपना लॉ पास किया। अब डिस्कशन उल्टी शुरू होनी चाहिए। हम डिफेंडेंट हो गए, बात करते हैं, वी शुड बी इन अटैकिंग मोड। फिर वो डिस्कशन शुरू करें, नहीं 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 अभी 370 है तो हम करेंगे कैसे है। अगर आज हम डिफेंड ही करते रहेंगे कि ये इंप्लीकेशन है, ये बात है, ये वो बात है, तो ये डिस्कशन एंडलेस होगी। आइए आज से मैं अरुण जी को कहूंगा कि वो अपने सभी जो इतने लोगों को इकट्ठा किया, कल भी मैं लिस्ट देख रहा हूं कि कोई हाई कोर्ट का जज, कोई एडवोकेट सीनियर आ रहे हैं, तो इस डिस्कशन का जो रास्ता है वो उल्टा कीजिए, देखते हैं फिर क्या होता है। 1.5 साल हमने यही कहते रहे 370 जे वो गलत पास हुआ है, अब कहेंगे 370 खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन है इंप्लीकेशन। देखिए मैं लीगलिटी में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे प्रैक्टिस छोड़े हुए 17-18 साल हो गए और कानून पढ़े भी बहुत देर हो गई है, और पढ़ना तो वैसे छूट गया। सिर्फ सुनी सुनाई या जो प्रैक्टिकल बात हम फील्ड में देखते हैं मैं वही करूंगा। जब जम्मू कश्मीर हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी। जरा वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी, 2 शब्द आज भी आजादी के बाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। राजीव ने बताया उसके बारे में, क्या जब भी जाओ सेमिनार अटेंड करो, पीछे एक फ्लेक्स लगा होता है, बोर्ड लगा होता है, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी। आजाद हिंदुस्तान में क्या आज भी ये शब्द चलते रहेंगे? क्या आज भी वो वेस्ट पाकिस्तानी अपने आप को कहते रहेंगे? अगर देश आजाद हो गया, वो यहां आगे आजादी लेने के लिए आए, क्या आज भी वो शब्द यूज करते रहेंगे? देखिए इस बात को मैं चाहूंगा कि हर जगह उठाना चाहिए उनकी बात। देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान था, इसका हिस्सा कटकर पाकिस्तान बना। बहुत से लोग पाकिस्तान में गए, बहुत से लोग पाकिस्तान से यहां आए। आज एक भी शब्द, एक भी कहीं भी, मैं देख रहा हूं कि अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं,
खास तौर पर हमारे पंजाब में बहुत लोग आए, एक भी शब्द जो है रिफ्यूजी कहीं भी यूज नहीं होता, ऑल आर सेटल्ड। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? देश के 2 प्रधानमंत्री, अभी भी एक प्रधानमंत्री है, कैसा है वैसा है उसकी बात नहीं करता, लेकिन वो भी पाकिस्तान से आया है, और दूसरे गुजराल जी वो भी पाकिस्तान से आए थे, तीसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अडवाणी जी वो भी पाकिस्तान से आए थे। अगर जम्मू में आने वाले लोग 20-30 किलोमीटर पंजाब में आ जाते तो बहुत से एमएलए उनके होने थे, बहुत से एमपी होने थे, बहुत से मिनिस्टर होने थे, हो सकता है कि यहां पर वो आके कोई डायस भी शेयर कर सके एज ए मिनिस्टर, एज ए जज। लेकिन मुझे एक छोटी सी घटना मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। पंचायत का इलेक्शन हो रहा था वहां पर, तो एक बच्ची, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी की बच्ची अपनी मां से पूछती है कि मां, आज ये सभी लोग वोट मांग रहे हैं, हमारे घर वोट मांगने नहीं क्यों आ रहा, क्या कारण है? तो उस बच्ची को मां क्या समझाएगी कि तू उस जगह पैदा हुई है जहां पर राइट की कोई बात ही नहीं होती, यहां देने की कोई बात नहीं होती, सब लेने की बात होती है। तो आज भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो इशू है वो एक वर्निंग इशू है, उस इशू को सारे देश को समझना होगा। पर मुश्किल क्या है कि जब हम रावी पार करते हैं, जितना रावी में पानी बहता है सारी समस्याएं जम्मू कश्मीर की बह के वहीं चले जाती हैं, इधर नॉर्थ में साउथ में कोई नहीं आती। तो अच्छा किया यहाँ पर ये सेशन करके कम से कम जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम्स क्या है उसको समझा जाए। मैं आगे बात बढ़ाते हुए, क्योंकि बात इम्प्लीकेशन की है, क्या आप सोच सकते हो, आप भी यहाँ रहते होंगे, आपके पुलिस में भी होमगार्ड काम करते होंगे, कि जम्मू कश्मीर का होमगार्ड सिर्फ 45 रुपये डेली लेता है और सिर्फ 9 दिन उसको काम मिलता है और 9 दिन की तनख्वाह मिलती है, और 45 × 9 आप देख लीजिए कितना पैसा पर मंथ मिलता है। बेसिक सैलरी जो बेसिस हैं, मिनिमम बेसिस, वो भी उनको नहीं मिलती। काम वो सब करते हैं, अगर जयपुर से कोई मुलजम लेके जाना है तो होमगार्ड के जवान जाएंगे, अगर किसी अफसर के घर में सफाई करनी है वो होमगार्ड के जवान करेंगे, अगर मिलिटेंट्स को लड़ना है तो भी होमगार्ड के जवान लड़ेंगे। इतना बड़ा ह्यूमन राइट वॉल्यूशन, किसी भी राइट की बात कर लीजिए आप लिबर्टी की बात करिए, जम्मू में नहीं है, आप ह्यूमन राइट की बात कीजिए, जम्मू में नहीं है, आप किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कीजिए, जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो सभी, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो हनन हो रहा है हर राइट्स का, वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। सिर्फ एक ही कारण है उसका, जो हम कहते हैं आर्टिकल 370। इसकी आड़ में पंजाबी में ना एक कहावत चलती है, हमें कहानी चलती है, जब शादी होती है ना लड़के की, तो लड़के के दोस्त कहते हैं कि लड़की के जरा ना अपनी बहू के ऊपर जरा रोब रखना। कैसे समझाते हैं उसको कैसे रखा जाता है? वो क्या बोलते हैं, वो आवाज देगा अपनी वाइफ को, सुन गर्म रोटी लेके आ, नहीं तो वो डरते डरते रोटी लाएगी। जल्दी जल्दी गर्म पानी कर दे, मैंने नहाना, नहीं तो वो पानी गर्म कर देगी। 2-3 महीने चलता रहा। 2 महीने बाद उसकी सहेली ने समझाया कि तू क्यों इतना डरती है, एक और पूछ तो ले, नहीं तो क्या। तो उसने आवाज दी, भाई गर्म रोटी ला, नहीं तो मैं ठंडी खा लूंगा। अगर हिम्मत से कहो तो सही, मैं 370 खत्म है, तो मैं दाव के कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो सो कॉल्ड लोग हैं वो सब डिफेंडेंट हो जाएंगे, डिफेंस में आ जाएंगे। एक मुझे बात मन में बहुत जो बर्निंग इशू है मेरे मन में, मुझे याद है कि मेरे साथ एक बार निर्मल सिंह जी गए, हमने एक विजिट किया सारे जम्मू कश्मीर का, सुनने पर वारी नहीं था, तो मैं डोडा में गया। डोडा में एक नौजवान, बड़ी अच्छी सेहत, बड़ा स्मार्ट लड़का, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत से सवाल, उसकी आंखों में बहुत से क्वेश्चन। वो आया, हाँ बता क्या बात है। उसने मेरे से कोई बात नहीं की, तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि इसकी बहुत बड़ी समस्या है, जरा ध्यान से सुनना, ये जम्मू कश्मीर की इसलिए तो आपको बता रहा हूं मैं। क्या बात है, ये एसपीओ था, इसने 12 मिलिटेंट मारे। 12 मिलिटेंट मारने के बाद 3 डिफरेंट सीओ के साथ काम किया, जोगेश कुमार उसका नाम है।
सभी सीओज ने एक रिकमेंडेशन लेटर दिया कि इस लड़के को जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती कर। वो तीनों लेटर लेके एसएसपी के पास जाता कि जी मुझे जे सीओ साहब ने लेटर दिया है, मुझे रिकमेंडेशन दी है, मुझे पुलिस में भर्ती करो। वहां का जो एसएसपी है वो भी आतंकवादी है, 15 साल से नहीं है। उसने सोचा कि मेरी रोज जान खाता है, उसने उसके ऊपर किसी आतंकवादी को मारने का केस रजिस्टर कर दिया, 302 में अंदर कर दिया। 4 साल वो लड़का जेल में रहा, अल्टीमेटली एक्विट हुआ, बरी हुआ। बरी होने के बाद जब मैं अपने घर पे गया तो आप समझ सकते हो कि 4 साल के बाद जो व्यक्ति अपने घर जाएगा उसकी शक्ल, उसकी हेल्थ कैसी होगी। वाइफ ने दरवाजा खोला, देखा योगेश कुमार आया है, उसकी शक्ल देख के हार्ट अटैक हुआ, वाइफ की डेथ हो गई एट द स्पॉट। घर में दाह संस्कार सब कर्म किए, उसके बाद मिलिटेंट्स उसके पीछे पड़ गए। उस लड़के को भाग के दिल्ली में आना पड़ा। दिल्ली में आकर उसने एक कॉल सेंटर में नौकरी की, लेकिन मन वही कि मैंने पुलिस में भर्ती होना है। वेट करता रहा कि कब नॉर्मल सिचुएशन हो तो मैं घर वापस जाऊं। थोड़ी सी नॉर्मल सी आई, घर वापस गया। अभी भी वो लगा हुआ है मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन आज वो एक एडवोकेट के साथ तरक्की का काम करता है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने पत्थर फेंके, जिन लोगों ने गाड़ियां तोड़ी, जिन लोगों ने हथियार लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा, उनको रिहेबिलिटेशन के नाम पर आज वो कोई पुलिस में है, कोई किसी सरकारी नौकरी पे है। लेकिन जिन लोगों ने हथियार नहीं उठाए, अपने देश के लिए काम किया, वो लोग आज बेकार होकर घूम रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने रिफ्यूजी की, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी की बात की, एक और वहां सेक्शन है, वो तो राइट ले नहीं सके, नागरिक बन नहीं सके, लेकिन वहां की सरकार ने अनाउंस किया कि जिन्होंने 47 में अपना ये देश छोड़ दिया था वो दोबारा यहां आ सकते हैं और आगे जो जो प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो जम्मू में इतना पैनिक है, 2-4 लोग आते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सबसे बड़ी कोठी को, ये मेरे ताज की कोठी थी, चलो उनको बुलाते हैं आकर। इतना डर उनके मन में पैदा वो लोग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वही डंडा दिखा के कि यहाँ पर 370 है, कोई बात नहीं, हिंदुस्तान वाले तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बात वहां पर हो रही है। इतना नहीं, अभी चाइना में, तिब्बत में कुछ प्रॉब्लम आई, तिब्बत से मुसलमान माइग्रेट होकर जम्मू में आए और आज आते ही उनके राशन कार्ड बने, आते ही उनकी वोट बनी, वो जम्मू कश्मीर के सिटीजन हैं। बर्मा से माइग्रेट होकर लोग आए, आज वो जितना इंडियन रेलवे की ट्रेन की सफाई का काम है उन सभी के पास है, लेकिन ये अगर काम नहीं है, राइट टू वोट नहीं है, कोई उनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ जिस जो वहां की मिनॉरिटी है, जिसको हम हिंदू कहते हैं, उनके पास नहीं है। फिर दूसरी बात, सारे देश में आप घूमते हैं, अभी किश्तवाड़ में घटना हुई, उसके बाद लोग पार्लियामेंट मिलने आए तो एक 4 साल की बच्ची भी उनके साथ आई। तो उसकी माता ने एक बात बताई कि जब बाई रोड हम आ रहे थे, पानीपत के पास एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पर भारत का झंडा सबसे बड़ा लगा हुआ है। तो उसने देखा, कहा मां हम हिंदुस्तान में आ गए। ये सोच एक छोटे बच्चे के मन में आज बनी हुई है। एक तरफ हम आज भारत को मजबूत भारत, एक तरफ हम भारत को सक्षम भारत, एक तरफ हम भारत को पीसफुल भारत बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमने अपने संविधान में ही अलग होने के बीज जो हैं वो बो दिए हैं। ऐसा कोई देश नहीं होगा किसी देश का संविधान या कानून अपने ही देश को बांटने में काम करता होगा। एक घटना और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप सभी ने सुना होगा कि सरबजीत का मसला सुना है ना, जो पाकिस्तान की जेल में जिसका मर्डर हुआ, सबने सुना होगा, लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि चमेर सिंह का मसला सुना है? नहीं, जम्मू वाले ने सुना है, किसी और ने सुना नहीं? एक लोगों ने, आप जम्मू से सुना है। चमेर सिंह सरबजीत से पहले
उसका मर्डर पाकिस्तान की जेल में हुआ। घर वालों ने पाकिस्तान के अपनी एम्बेसी को चिट्ठी लिखी कि ये चमेल सिंह के हम वारिस हैं, इसकी डेड बॉडी जो है हमें भेज दी जाए। उनको चिट्ठी आती है कि आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भेज दीजिए तो हम डेड बॉडी आपकी भेज देंगे। ये बात मेरे ध्यान में आई, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा, सारी पार्लियामेंट ने सपोर्ट किया, तो फिर सरकार को भी जरा तकलीफ हुई, उन्होंने जल्दी जल्दी वो बॉडी जो है उनके वारसों को दे दी। उसके बाद सरवित की मर्डर हुआ। सरवित का मर्डर हुआ तो यहां से स्पेशल प्लेन उसकी बॉडी को लेने जाता है। क्रिमेशन के समय यहाँ के आने वाले राजा जिसको घोषित किया वो भी जाते हैं क्रिमेशन में, सीएम भी जाता है। हमारी तरफ से, पंजाब की तरफ से 1 करोड़ रुपया और उनकी 2 बच्चियों को सरकारी नौकरी, केंद्र की सरकार से 25 लाख रुपया। लेकिन चमेल सिंह क्योंकि जम्मू कश्मीर का है इसलिए उसे एक भी पैसा किसी भी सरकार ने नहीं दिया, एक भी पैसा। बॉडी लाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। इसलिए मैं ये घटनाएं इसलिए सुना रहा हूं आपको कि ये ग्राउंड लेवल पे इंप्लीकेशंस हैं। आज 370 को कैसे यूज किया जा रहा है? अगर तो मैं डरता हूं तो मेरे लिए AK-47 है, अगर मैं थोड़ा सा कम डरता हूं मेरे लिए और बंदूक है, अगर मैं थोड़ा सा कम और डरता हूं मेरे लिए डंडा है, अगर मैं नहीं डरता तो मेरे लिए कुछ नहीं है। तो 370 एक ऐसा हथियार है जिसकी इंटरप्रिटेशन वहां के लोग अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। तो फिर ऐसा कानून क्या देश की तरक्की कर सकता है? आपने एक मैं अभी कमेटी में वहां गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि सिंगल डॉटर चाइल्ड। तो अचानक मैंने प्रश्न किया कि सिंगल डॉटर, श्रीनगर में यूनिवर्सिटी में मीटिंग थी कि सिंगल डॉटर चाइल्ड के अंडर आपने कितनी स्कॉलरशिप दी है? तो एकदम सब बोले जी जहां तो पॉसिबल ही नहीं है, जहां तो एक लड़की पॉसिबल ही नहीं है। मतलब माइंडसेट की मैं बात करता हूं कि उनका माइंडसेट जो है वो कैसा है, बना हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा ग्रांट्स की तरफ जाऊं तो मैं भी सर्च कर रहा था नेट पे, तो मेरे पास 89-90 के डाटा है कि पर कैपिटा सेंट्रल ग्रांट किस प्रदेश को कैसे कैसे दी गई है। वेस्ट बंगाल को पर कैपिटा ग्रांट दी है 67 रुपीज, यूपी को 91, बिहार को 109 रुपए, असम को 425 रुपए, हिमाचल को 552 रुपए और जम्मू कश्मीर को 1122 रुपए। अभी एक सैफरन जो केसर है, सैफरन को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम बनी। उस स्कीम के अंदर 330 करोड़ रुपया जो है वो सेंटर की तरफ से प्रदेश को गया। जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो सैफरन जो है वो सबसे अच्छा सैफरन भद्रवाह का है, किश्तवाड़ का सबसे अच्छा किश्तवाड़ का सैफरन है। जम्मू प्रमोट ना हो, 30 करोड़ रुपया जम्मू को और 300 करोड़ रुपया श्रीनगर, कोई पूछने वाला नहीं। फिर आप हैरान होंगे, मुझे वहां जाने का मौका मिला भद्रवाह, लास्ट स्टेशन भद्रवाह अपना। शायद आपको पता होगा कि आपने नूरी फिल्म देखी है क्या? सुना है नूरी का? उसकी शूटिंग कहां हुई पता? उसमें क्या है, फिल्म में कहां शूटिंग हुई है? वो शूटिंग सारी भद्रवाह में हुई। जब फिल्म का रिलीज था तो वहां के मुख्यमंत्री ने यहां आके डेरा डाल लिया कि जा तो इस फिल्म की रिलीज ना हो, जा ये लिखा जाए कि जो शूटिंग है वो वैली में हुई है। तो उसने कहा जी मैंने शूटिंग सारी भद्रवाह में की है तो वैली में कैसे लिख दूं, श्रीनगर में कैसे लिख दूं? अल्टीमेटली उसने फिल्म रिलीज करनी थी तो वहां काट कर वो किया गया कि ये शूटिंग जो है वो श्रीनगर में की है। वो पहली और लास्ट फिल्म थी जो भद्रवाह में बनी थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन ही कर दिया कि कोई फिल्म की शूटिंग जो है वो जम्मू में किसी रीजन में नहीं हुई। क्यों? मैं इसलिए इंस्टांस बता रहा हूं
कि एक देश और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर क्या है, एक विदन श्रीनगर क्या है। ले सबने सुना हुआ आपने, ले में एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, वो ले के डेवलपमेंट के लिए बच्चों के पढ़ने के लिए खोला गया, लेकिन उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। वो एंट्रेंस टेस्ट कहां होता है? श्रीनगर में। ना लेगा बच्चा श्रीनगर जाए, ना वो एंट्रेंस टेस्ट दे, तो ना वो उसकी एडमिशन हो। आप इमेजिन कीजिए कि अगर ले से जम्मू आना हो तो 7-8 घंटे कम से कम अपनी गाड़ी में चाहिए। ले से श्रीनगर जाना हो तो कम से कम 8 से लेकर 10 घंटे अपनी गाड़ी में चाहिए। अपनी गाड़ी में 12-13 घंटे बस में लगते हैं। इसका मतलब अगर किसी ने जम्मू में एग्जाम देना है तो एक दिन पहले आए, रात वहां रहने का इंतजाम करे, सुबह एग्जाम दे, अगले दिन फिर रहे, तीसरे दिन घर वापस आए। ले में कोई भी सेंटर आईएएस, आईपीएस या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का नहीं बनता। अगर वो सेंटर ही बनेगा तो वहां से बच्चे अपीयर नहीं होंगे, अगर बच्चे अपीयर नहीं होंगे उनको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब विद इन स्टेट भी जो है, क्यों रोकने वाला है कोई नहीं, ये स्टेट सब्जेक्ट है, हमारा मसला है, नहीं तो हम थोड़ा सा शो डाल देंगे कि आर्टिकल 370 लगता है। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन के कारण अभी मेरे दोस्त बता रहे थे कि वहां पर मिनोरिटी कमीशन नहीं है, वहां पर शेड्यूल कास्ट कमीशन नहीं है। छोड़ो ये बात, अगर आप असेस करो कि प्रदेश का जो विकास है, प्रदेश की फाइल है, प्रदेश के डिसीजन है, वो कहां होते हैं? वो सेक्रेटरीट में। अगर सेक्रेटरीट में नौकरी की रेशो देखो आप, प्रदेश में क्या है और वहां सेक्रेटरीट में क्या है, आप हैरान हो जाओगे कि सिर्फ सारी स्टेट को 2% मिलता है या 3% और बाकी एक कम्युनिटी को सब मिलता है। तो कैसे जो लोग ले में बैठे हैं, जो जम्मू में बैठे हैं या दूर दराज के एरिया में बैठे, वो कैसे उन स्कीमों का फायदा ले सकते हैं? सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से 370 का ट्रेंड जो है उसके बारे में अपनी सोच पहले बदलनी होगी। इस होवे को अपने आप से निकालना होगा, इस डर को अपने आप से निकालकर अगर आज से ही हम शुरू करें तो मैं अरुण जी आपकी परमिशन से 2 बातें और आपको कहना चाहता हूं। मैंने एक पार्लियामेंट में क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन क्या था? सिंपल मैंने बात पूछी कि ये मुझे बताया जाए कि आर्टिकल 370 का देश को, प्रदेश को और जनता को क्या फायदा हुआ है? 1 साल हो गया। उसका जवाब आया कि इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड, विल बी गिवन टू यू। मैंने चिट्ठी लिखी कि आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, मुझे दे दो। तो मुझे एक भाषण जो अभी के लोगों ने कोड किया है जब 370 को इंट्रोड्यूस किया, उसका भाषण भेज दिया। तो मैंने कहा मैंने तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछा, मैं सिंपल आदमी हूं, मैं ना भाषण पढ़ूंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ 370 के फायदे बताओ। तो एक और भाषण आ गया। तो फिर मैंने चिट्ठी लिखी 2 भाषण भेज के कि मैंने भाषण ही पढ़ने, मुझे सिर्फ एक फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है, सिर्फ एक फायदा मुझे बता दो कि 370 का देश को, प्रदेश को, जनता को क्या फायदा हुआ है। 1 साल में सरकार अभी बता नहीं सकी। दूसरी बात मैंने पूछी, दूसरा क्वेश्चन कि ये बताओ कि क्या देश में ऐसा कोई कानून है कि किसी भी राज्य में यहां की लड़की अगर शादी करके दूसरे राज्य में चली जाती है तो उसके जो राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट है, वो खत्म हो जाते हैं। जवाब आया, उस समय अश्विनी कुमार जी मंत्री थे, उन्होंने जवाब दिया कि देयर इज नो सेंट्रल लॉ ऑन दिस रिगार्ड। बाकी का लिखा मुझे कि इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड एंड विल बी सेंट टू यू। तो मैंने फिर चिट्ठी लिखी, मैंने सेंट्रल लॉ की बात ही नहीं की, मुझे मालूम है सेंट्रल लॉ नहीं है। मैंने कहा कि किसी भी स्टेट में ऐसा कोई कानून है कि अगर कोई लड़की शादी करके किसी दूसरी स्टेट में चली जाए तो उसके राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो जाते हैं। तो मिनिस्टर बदल गए, एक इंटेलिजेंट मिनिस्टर आ गए, सिब्बल जी। उन्होंने कहा कि जी आपका तो क्वेश्चन स्टेट के ऊपर है, सेंटर जिम्मेवारी नहीं है देने की, अंडर दिस प्रोसीजर जी आपका क्वेश्चन नहीं बनता। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी
कि कपिल जी ये बात क्वेश्चन एडमिट होने से पहले होती है, बाद में नहीं। मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा, नहीं तो मैं आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव करने वाला हूं। अभी तक मुझे जवाब नहीं आया। मैं इसलिए आपको दो बातें बताई हैं मैंने, मैं देख रहा हूं वरुण जी मेरा समय भी हो गया बोलने पूरा, कि किस ढंग से सरकार भी जम्मू कश्मीर के मसले को लेती है। ये माइंडसेट है, माइंडसेट सेंटर का, माइंडसेट वहां की पॉलिटिकल पार्टीज का। तो आओ आज से जो मैंने फिर रिक्वेस्ट की है, वो जो कहानी आपको सुनाई है ना, नहीं तो हम बता दें तो फिर कहूंगे ठीक है ये 370 खत्म है, ऐसा ही। धन्यवाद।